do you assess the post-poll scenario in the case of a hung assembly and especially tying up with the Congress party? संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें और हमें यथासंभव सहायता भी करते रहें आर्थिक रूप से। इस समय बेंगलोर में एक बड़ा महाकुंभ चल रहा है और उसमें 26 राजनीतिक दल सम्मिलित हैं। एक दूसरा उसका पैरेलल जो है वो दिल्ली में भी चल रहा है, वो एनडीए का चल रहा है, उसमें 38 दल बताए जाते हैं। लेकिन इन दोनों महाकुंभों में एक बड़ा अंतर है और वो बड़ा अंतर ये है कि जहां दिल्ली में हो रही एनडीए की बैठक का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है और वो एजेंडा ये है कि 2024 में उनको सबको चुनाव साथ लड़ना है, तो उस साथ लड़ने वाले चुनाव में किसको कितना हिस्सा मिलेगा, किसकी कितनी भागीदारी होगी, इसका रोड मैप तय करना है, इसकी रूपरेखा तय करनी है। तो इसलिए ये तो एक बिल्कुल स्पष्ट वाला है। और दूसरा है जिसमें कुछ पता नहीं है, उसका रोड मैप पता नहीं है, उसमें जो दल 26 सम्मिलित हो रहे हैं वो साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसका भी पता नहीं है। लीजिए हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे सर जी की और उनका एक पुराना वक्तव्य सुन लीजिए। Scenario in the case of a hung assembly and especially tying up with the Congress party? संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। जी हाँ, ये सर जी यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वो बच्चों की कसम खाते हैं कि वे कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। खैर उसके कुछ ही दिनों बाद तो उन्होंने कांग्रेस की सपोर्ट लेके सरकार बना ली दिल्ली में। और कांग्रेस का भी मामला अजीब ही है। वो कांग्रेस जो है वो अपनी शक्ति आँक ही नहीं पाती है। नीचे उसकी शक्ति क्या है, उसको आँके बिना वो अपने अलायंस बना लेती है, अपने गठबंधन बना लेती है और उसके बाद जो है उनके नीचे के जो कार्यकर्ता हैं वो थक हार के और निराश होकर बैठ जाते हैं और अंततः उस गठबंधन का परिणाम ये मिलता है कि कांग्रेस वहाँ से समाप्त हो जाती है। उदाहरण दूँ आपको, उदाहरण लीजिए। इन्होंने एक बार गठबंधन किया, नरसिम्हा राव थे जब प्रधानमंत्री, बहुजन समाज पार्टी से। कांग्रेस जो थी 1989 तक, बल्कि 1990 तक उत्तर प्रदेश में सरकार चला रही थी और 1993 की ये बात है जब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया और उसमें अपने लिए केवल 125 सीटें रखी और बाकी जो 300 सीटें थी, उस समय 425 सीटें होती थी उत्तर प्रदेश में, जो बाकी 300 सीटें थी वहाँ का कार्यकर्ता हताश निराश होके उसने क्या किया, फिर उसमें से कुछ भारतीय जनता पार्टी में गए, कुछ चले गए समाजवादी पार्टी में और कुछ घर बैठ गए। उसके बाद से कांग्रेस वहाँ से कभी उभर नहीं पाई, 50 सीटें भी नहीं आई उसके बाद कभी। इसी तरह से आप याद करें बिहार में भी इसी तरह का गठबंधन किए। फिर आप यदि याद करें तो पश्चिम बंगाल में अभी इन्होंने गठबंधन किए थे, वहाँ एक तरह का अघोषित गठबंधन कर दिया कि साहब हम ममता बनर्जी के विरुद्ध नहीं जाएंगे, हमें तो भारतीय जनता पार्टी को हराना है। अब ये किस प्रकार की एक नेगेटिव थिंकिंग है कि भाई हमें अपने आप को सुदृढ़ करना नहीं है, हमें तो भारतीय जनता पार्टी को हराना है। याद कीजिए पंजाब में क्या हुआ। अब पंजाब में तो भारतीय जनता पार्टी कहीं थी ही नहीं लड़ाई में, लेकिन फिर भी वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के चक्कर में अपना पूरा स्पेस दे बैठे आम आदमी पार्टी को, आपस में ही लड़ मरे। ऐसे आदमी को वहाँ पर बना दिया अध्यक्ष पहले और उसके बाद फिर बना दिया ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री जिसका कोई न तो साधन था न कोई साध्य था।
ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। आप महाराष्ट्र का ही देख लीजिए। महाराष्ट्र में उन्होंने गठबंधन कर लिया किससे? शिवसेना से, जो कि आज तक उनके लिए एक सांप्रदायिक पार्टी थी। लेकिन अब बेंगलोर में जो 26 पार्टी हैं उनमें से लगभग सभी, इक्का दुक्का आप अपवाद छोड़ दें, नीतीश कुमार को छोड़ दें मान लीजिए, तो बाकी जितनी भी पार्टीज़ हैं वो सारी की सारी जो हैं वो वंशवादी पार्टी हैं। तो अब ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने ये इंगित भी कर दिया, उन्होंने चुटकी भी ले ली और उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो जितने लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं इनका मोटो बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल नहीं है। इनका जो ध्येय वाक्य है वो है ऑफ द फैमिली, फॉर द फैमिली, बाय द फैमिली। और सही है। कौन इसमें ऐसा है जो वंशवादी नहीं है? ममता बनर्जी वहाँ पर हैं। ममता बनर्जी स्वयं अपना वंश वर्धन कर रही हैं। इस समय अभिषेक बनर्जी को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो वो यद्यपि वंश से नहीं आई हैं लेकिन अब अपना वंश संवर्धन कर रही हैं। अब लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, इनके बारे में कहने की आवश्यकता ही नहीं है। अखिलेश यादव जी के बारे में कहने की आवश्यकता ही नहीं है। आम आदमी पार्टी को ले लीजिए तो आम आदमी पार्टी का तो कुछ पता ही नहीं है। आप भी जानते हैं वो किस तरह की पार्टी है। अच्छा, इनमें एक और सब में जो है वो बड़ी विशिष्ट बात है। बड़ी ही विशिष्ट बात ये है कि ये सारे के सारे जो हैं ये एक दूसरे से कह रहे हैं कि भाई गठबंधन का अर्थ ये है कि जहाँ हम शक्तिशाली हैं वहाँ पर जो दूसरी पार्टी है वो बाकी सीटें हमारे लिए छोड़ दे। जैसे कि पंजाब में और दिल्ली में हमारे केजरीवाल जी कह रहे हैं कि यहाँ की सीटें आप हमारे लिए छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ोगे तो हम आपको राजस्थान में और मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में हम उसी तरह से चुनाव हरवाएंगे जैसे हमने आपको गुजरात में हरवाया। अखिलेश जी कह रहे हैं कि आपका तो यहाँ कुछ है ही नहीं, तो इसलिए आप जो है वो सारी सीटें छोड़ दें। वो इक्की दुक्की आपको चाहिए तो ले लें। वैसे इक्की दुक्की ली थी तब भी जो अमेठी नहीं बच पाई थी। आपको ध्यान हो कि अमेठी और रायबरेली में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने अपना कोई दावा नहीं किया था, वहाँ पर उन्होंने उम्मीदवार नहीं उतारा था। उसके बाद भी राहुल गांधी जी चुनाव हार गए। अब उसके लिए तो कोई क्या कर सकता है। इस बार भी लगभग निश्चित है कि रायबरेली से भी चुनाव हारेंगे। अमेठी से तो पता नहीं इस बार कांग्रेस चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। हो सकता है कोई गठबंधन इस तरह का हो जाए जिसमें कांग्रेस को 2-4-6 सीटें मिल जाए, तो उस 2-4-6 सीटों में वो अपनी स्मृति ताज़ा रखने के लिए या जिसको कहते हैं कि कीप सेक के लिए वो अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ दे। बाकी होना जाना वहाँ भी कुछ नहीं है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ लगभग 50% मत हासिल कर लिए थे, 50% से ऊपर गठबंधन ने। तो जहाँ गठबंधन से उनको शक्ति मिल सकती है वहाँ का पता नहीं है। शरद पवार जी जो थे वो जब हम इस समय रिकॉर्डिंग कर रहे हो उस समय तक तो पहुँचे नहीं थे। शरद पवार जी वैसे भी यदि याद करें आप पटना में, तो पटना में जब वो गए थे तो प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार उनके साथ थे। आज वो उनको छोड़ चुके हैं। यानी कि पटना का इतना अच्छा सफल सम्मेलन होते हुए भी उनको दिव्य ज्ञान आ गया अजीत पवार को, प्रफुल्ल पटेल को, कि उन्होंने न केवल एनसीपी छोड़ी, यानी न केवल उन्होंने शरद पवार को छोड़ा, उन्होंने इस कुनबे को भी छोड़ दिया। हमारे दूसरे वंशवादी जो हैं तमिलनाडु वाले, उनको भी आप जानते हैं, वो भी वंशवाद की ही उपज हैं। अब वो तो वैसे भी कांग्रेस को जितना मिनिमम से मिनिमम दे सकते हैं उतना देते हैं, क्योंकि एक बार तो वो इनको अधिक दे के चुनाव ही हार गए थे, यदि आपको याद हो तो। जो पिछला चुनाव हुआ था यानी स्टालिन से पहले वाला, उसमें स्टालिन का जो हिट रेट था, यानी उस समय करुणानिधि थे, उनका हिट रेट 50% से ऊपर था, लेकिन कांग्रेस का जो हिट रेट था वो 20% ही था। तो उनको अधिक सीटें दे दी, 30-32 सीटें दे दी
और उसके कारण वो पीछे रह गए। जयललिता जो थी वो चुनाव जीत गई, जबकि कोई भी उनको मान नहीं रहा था कि वो रेस में भी हैं। केरल से इन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को बुला रखा है, जो कि सर्टिफिकेट पा चुकी है, प्रमाण पत्र दे चुके हैं जिसको हमारे राहुल गांधी जी, कि वो तो एक सेक्युलर पार्टी है। अब सबसे ये पूछना पड़ेगा कि भाई सेक्युलर का अंततः अर्थ होता क्या है। यदि मुस्लिम लीग भी सेक्युलर पार्टी है तो फिर सेक्युलर की परिभाषा तो पूरी तरह से परिवर्तित करनी पड़ेगी। वैसे हमारी जो इस समय की जो स्थिति है और जो हमारी राजनीतिक विमर्श है उसमें सेक्युलर का मतलब ये होता है कि आप हिंदू विरोधी होने चाहिए, तब आप सेक्युलर हैं। जैसे कि जो हिंदू पुराण हैं उनको आप ये कहें कि साहब कि ये मिथक है, आप हिंदू परंपराओं को बताएं कि ये अंधविश्वास है, लेकिन जो दूसरे मज़हब हैं उनके आप चाहे उनके प्रॉफिट्स हों, चाहे उनकी किताबें हों, चाहे उनकी होली बुक्स हों, उन सबको आप चरण वंदना कीजिए। तो इसको सेक्युलरिज्म कहते हैं भारत में इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप सबके साथ समान व्यवहार करें, या जैसे भारत में सर्वधर्म समभाव कहा जाता है उस प्रकार करें, नहीं। इसमें तो बिल्कुल आपको धर्म अधर्म समभाव करना है और धर्म के साथ दुर्भाव करना है। ये स्थिति यहाँ की है। तो अब देखते हैं कि इस बेमेल खिचड़ी में से किस प्रकार के रसायन उत्पन्न होते हैं, और वे रसायन जो हैं वो किस प्रकार का हलाहल उत्पन्न करेंगे। लेकिन उस हलाहल को धारण करने के लिए कोई शिवजी तो आएंगे नहीं, तो फिर उस हलाहल से किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा उनके स्वयं के जीवन पर, और जो उनके साथ में उनके कार्यकर्ता हैं उनके जीवन पर, और शेष देश के जीवन पर। जय हिंद, वंदे मातरम।